माय क्यूट लिटिल पोटैटोज, कैसी चल रही पढ़ाई मेरे प्यारे बच्चों। मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अन अकेडमी महाराष्ट्र 9th एंड 12th। आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है 5 से 6 मार्क का। कितना बच्चा? 5 से 6 मार्क का। अब इस चैप्टर में आज हम कौन से टॉपिक्स देखेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस, living organism and energy production, nutrients and energy, then cell division। ये सारे टॉपिक्स आज हम क्लियर करेंगे और इस पे से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं बताऊंगी साथ में ही, जो तुम्हारे एग्जाम में हेल्प होगी तुम्हें। अब लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले हमें पता होना चाहिए क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बच्चा? जो कि रेस्पिरेशन करे, जो रिस्पॉन्स करे, जो ऑर्गेनिज्म जो सेल से बना है। ठीक है, टेबल या साइकिल को मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल दूंगी क्या? नहीं। ठीक है, तो पहली तो चीज ये हो गई। उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है? अब समझ लो कोई गाड़ी ली है तुमने, ठीक है, वो गाड़ी जो है उसको रिपेयर करने की जरूरत है कि नहीं? उसको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा? कुछ कुछ दिन बाद रिपेयर करना पड़ेगा। अब वैसे ही हमारी बॉडी है। ठीक है, अब हमारी बॉडी हमें पता है ये किससे बनी है बच्चा? किससे बनी है? ये बनी है सेल से, ये बनी है टिश्यूज से। क्या? तो ये टिश्यूज और सेल ये हमेशा वैसे के वैसे रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो इनको रिपेयर करने की जरूरत है। ये जो रिपेयरिंग और मेंटेनिंग, ठीक है, जो मेंटेन करने की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हमारे बॉडी में ऐसी मल्टीपल प्रोसेसेस होती है, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करती है। ये सारी जो सिस्टम है ये कोऑर्डिनेशन में करती है। अगर मैं ये बोल दूं कि जैसे मैं रनिंग कर रही हूँ, वहां पे हमारी सांस फूल आती है, मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम। बट अगर हमारे मसल्स भी काम करते हैं, मतलब मस्कुलर सिस्टम, तो ये दोनों जो सिस्टम है ये कोऑर्डिनेशन के साथ करती है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कौन करवाता है? फिर हमें पता है कौन करवाता है। ब्रेन, मतलब ही हमारी नर्वस सिस्टम और हमारी एंडोक्राइन सिस्टम। ये तुम बड़े क्लासेस में जाके पढ़ोगे। है, अभी के लिए याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन कौन करवाता है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। और अब ये सारी चीजें परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एनर्जी। यस और नो? अगर मैं बोलूंगी कि तुम्हें एक माउंटेन चढ़ना है और तुमने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, तुम उतना एनर्जेटिकली चल पाओगे क्या वहां पे? नहीं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में क्या है? एनर्जी नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो तुम्हें वीक फील होगा। तो हमें ये सारी चीजें करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब तुम्हें सवाल आया होगा कि मैम ये एनर्जी मिलती कहाँ से? वो भी हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, चलो। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, लिपिड्स, ये क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है ये? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट है। क्या बच्चा? न्यूट्रिएंट। ठीक है, हमें पता ही है इसके सोर्सेस कौन से हैं, वो हम आगे देखेंगे। इस पे एमसीक्यूज बनते हैं एग्जाम, तुम्हारी बोर्ड एग्जाम पे इस पे एमसीक्यूज होता ही होता है। तो मैं आगे बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया हमने तो बहुत बचपन से सुना है। एक चीज हमें लर्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब ही क्या? क्योंकि वो क्या देगा? एनर्जी देगा। ठीक है, इसीलिए हम उसको माइटोकॉन्ड्रिया हार्वेस्टेड एनर्जी। देखो, अब न्यूट्रिशन एनर्जी सोर्सेस क्या है? हम हमें जो ये न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट है ये किससे मिलता है? न्यूट्रिशन मतलब क्या? फूड को इनटेक करना। न्यूट्रिएंट मतलब क्या? जो केमिकल सब्सटेंस हम खाते हैं वो हो गए न्यूट्रिएंट। ठीक है, अगर ह्यूमंस की बात करेंगे हम, तो हमें क्या कहाँ से मिलेगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रॉम द प्लांट्स। बट अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, प्लांट्स तो ऑटोट्रोपिक है और हम क्या है? हेट्रोट्रोपिक है। हेट्रोट्रोपिक एंड ऑटोट्रोपिक मतलब क्या? ये जो ऑटोट्रोपिक टर्म है ये खुद का खाना खुद बनाने वाले, प्रिपेयर देयर ओन फूड। और हम क्या है? डिपेंड्स अपॉन अनदर, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या हो गए? हेट्रोट्रोपिक। क्या है? अब न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सारे क्या हो गए? ये न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या है? इसका मीनिंग बताती हूँ। न्यूट्रिएंट मतलब क्या? न्यूट्रिएंट मतलब क्या बच्चा? केमिकल, केमिकल सब्सटेंस। क्या? केमिकल सब्सटेंस जिससे हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। क्या? और
अब अगर कार्बोहाइड्रेट, अगर मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट है, ये 3 चीज है। तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट खाती हूँ तो मुझे कितना एनर्जी मिलेगा, 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, ये एमसीक्यू याद रखना, ये एमसीक्यू आया है, ये तुम्हारी लास्ट बोर्ड एग्जाम में आया है। कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना एनर्जी मिलती है, 4 किलो कैलोरीज। ठीक है, चलो उसके बाद ये कहाँ से मिलता है, सीरियल से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल्स खाते हैं उससे मिलता है। और एनर्जी किससे ट्रांसमिट होती है, ठीक है, अब एनर्जी हमें पता तो है बट किससे जा रही है, एनर्जी ट्रांसमिट होती है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर समझ लो हमने फूड खाया है बट वो ट्रांसपोर्ट भी तो होना चाहिए कि नहीं, हम तो डाइजेशन कर रहे हैं, डाइजेस्ट होने के बाद फूड पूरे अब डाइजेशन हमें पता है कहाँ पे हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रही है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम कर रही है, कहाँ पे, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टमक में। ठीक है, अब यहाँ से ये पूरे बॉडी में जाना चाहिए कि नहीं, ऑल ओवर बॉडी। कौन हेल्प करता है, वो हेल्प करता है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी कौन हेल्प करता है बच्चा, ब्लड। कौन, ब्लड। ब्लड किसको, ऑक्सीजन को आके बाइंड में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन आके ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं आगे। अब सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब हमें पता है हम जो खाना खा रहे हैं उसमें हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और उससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है, एनर्जी। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है, ये जो डेफिनेशन है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है, ये 1 मार्क के लिए जरूरी है, मार्क के लिए, सिर्फ 1 मार्क के लिए रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। तो खाना खाएंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, इस फॉर्म में एटीपी। अब देयर आर 2 लेवल्स, एक तो बॉडी लेवल होता है और सेलुलर लेवल होता है। अब अगर ये बॉडी लेवल और सेलुलर लेवल को मैं 2 टर्म्स में बोल सकती हूँ, जैसे हमने बोला ना बॉडी लेवल, ठीक है, और कौन सा बोला, सेलुलर लेवल। ठीक है, अब ये बॉडी लेवल और सेलुलर लेवल को मैं 2 चीजों में बोलती हूँ। बॉडी लेवल मतलब क्या, बाहर से जो हो रही है चीजें। मैं अगर बात करूंगी, मुझे ना बचपन में ऐसा फील होता था कि ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे और CO2 जो छोड़ रहे वही रेस्पिरेशन है, बट ऐसा नहीं है। तुमने छोटे क्लासेस तक ये चीजें याद रखना सही है, बट अभी तुम 10th में हो तो तुम्हें याद रखना है दैट इज अ ब्रीदिंग। क्या है वो, CO2, ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। ठीक है, और ये जो हमारा ग्लूकोज है, इसको एनर्जी के इसमें एटीपी ये बॉडी के सेल में होना, किस में होना, सेल में होना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन। समझ में आया, ठीक है। अब ग्लूकोज, ग्लूकोज कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, ये समझ लो हमारी ये ब्लड है, ब्लड। ठीक है, अब ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से ग्लूकोज किस में गया, सेल में गया, सेल में ब्रेक डाउन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन जो टर्म है ना, ऑक्सीडेशन अगर तुम एग्जाम में याद भी नहीं रखते हो या ब्रेक डाउन भी लिखते हो तो भी तुम्हें मार्क मिले। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होके क्या मिल रहा है, एटीपी मिल रही है, बट ये कहाँ पे हो रहा है, ये सेल में हो रहा है, तो ये हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। समझ में आया बच्चा, यही चीज यहाँ पे दी है। देखो बॉडी लेवल जो है, ये ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करना विद द सराउंडिंग। ठीक है, बाहर से ही ले रहे हैं हम, एनवायरमेंट से ही ले रहे हैं, तो वो चीज मतलब क्या हो गया, बॉडी लेवल हो गया। बट अगर सेलुलर लेवल की बात करूंगी, देखो फूड स्टॉप ऑक्सीडेशन विद और विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, ये विद और विदाउट ऑक्सीजन होना, बट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना किसमें, सेल में, तो हो गया सेलुलर लेवल, तो हम रेस्पिरेशन। चलो आगे आते, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स है। अब ये दोनों टाइप्स भी तुम्हें मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे होते हैं। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स है। ठीक है, एक तो है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब क्या है, देखो पहली चीज तो मैंने ये बोल दी कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब हो क्या होगा, अगर इसके पास ऑक्सीजन है
ये हो गया एरोबिक। इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो ये हो गया अनएरोबिक। ठीक है, उसके बाद और मैं अगर चीजें बोलूंगी, ये हो इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ, इसमें लेस अमाउंट ऑफ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं और बोलूंगी, इसमें ये बाकी सारे ये हम बाद में एंड में क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया तुम्हें? देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो गया, फर्स्ट टाइप, एंड सेकंड इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडेशन, देखो यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है, करके ज्यादा एनर्जी मिल रही है। अगर किसी चीज को पूरा ही कंप्लीटली अगर तुम उसको ब्रेक डाउन कर दोगे तो ज्यादा मिलेगी कि नहीं एनर्जी, बट अगर किसी चीज को इनकम्प्लीटली करोगे, अगर ज्यादा कंप्लीटली मतलब वो इनकम्प्लीट हुआ है ऑक्सीडेशन, तो उसमें मिलेगी क्या, नहीं। तो इनकम्प्लीट ही कहाँ पे है बच्चा, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन कहाँ पे है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या अब ये जो रेस्पिरेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें 3 स्टेप्स है। यहाँ पे जो ब्रेकडाउन के लिए 3 चीजों में होता है, ठीक है। अगर हमारे घर पे खाना बनता है या कोई भी चीज बनती है तो उसके स्टेप्स होते हैं। पहले राइस लगा दिया, बिरयानी की अगर मैं बात कर लूँ, बिरयानी बन रही है तो बिरयानी में अगर मैं बात करूंगी, पहले राइस को करेंगे या तो फिर वेजिटेबल्स कट करेंगे, स्टेप वाइज है। वैसे यहाँ पे भी ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, स्टेप वाइज हो रहा है। पहली प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड है टीसीएस साइकिल, थर्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ठीक है। तो ये होती है 3 साइकिल में है। और हमारी जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे एक कॉमन, दोनों में कॉमन है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ये 3 स्टेप्स में, यहाँ पे लेस एनर्जी मिलेगी, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा एरोबिक एंड अनएरोबिक का डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे मैं और बोल सकती हूँ कंप्लीटली ऑक्सीडेशन, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। देखो डिफरेंशिएशन के तुम्हें 3 पॉइंट्स तो यहीं पे मिल गए, एक पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया, बस इतना इजी है। और एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन तुम्हारी एग्जाम में आता है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। क्या है बच्चा, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट। चलो अभी स्टेप्स देखते हैं। पहला है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस स्टेप है, ठीक है, आगे जाते हैं हम, देखो हाँ ग्लाइकोलिसिस। अभी जो ग्लाइकोलिसिस है, अब मैं बताती हूँ क्या होता है ग्लाइकोलिसिस। मैंने बोला 3 स्टेप्स में करना है हमें, तो ये सारी चीजें किस में हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। हम क्या पढ़ रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। इस पे क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड अनएरोबिक, और ये स्टेप्स में आएगा, ठीक है। चलो पहली स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। क्या है बच्चा, ग्लाइकोलिसिस। क्या है, ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, हमारा ग्लूकोज कितना मॉलिक्यूल कार्बन है, 6 मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन होगा, क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। इसमें पायरुवेट में, इसमें होगा पायरुवेट, इसको पायरुविक एसिड भी बोल सकते हैं हम, भी। अब पायरुविक एसिड कितना है, अगर मैं बोलूंगी 6 जन है एक ग्रुप में, दोनों डिवाइड कर लो एक दूसरे को, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। वैसे ही ग्लूकोज पे कितना बचा, 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करना, दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस। वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ये होता कहाँ पे, ये होता है साइटोप्लाज्म में। सेल पता है हमें, सेल का जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है दैट इज साइटोप्लाज्म, तो ये कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब पायरुवेट के साथ में हमें और भी चीजें मिली, दैट इज एटीपी, NADH2 एंड H2 वाटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट। देखो इसमें देखेंगे हम, पहली चीज हमें पॉइंट वाइज, देखो मैंने ना तुम्हें बहुत इजी करके दिया है, नोट्स भी तुम्हें दिए बना के, और बहुत शॉर्ट में बना के दिए, 1 लाइन में। तो अगर ये नोट्स तुम्हें चाहिए तो इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक होगी, उसको ज्वाइन करो, ये सारे जो नोट्स है वो तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। देखो अब कहाँ पे हो रहा है, पहली चीज ये लिखेंगे, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। हमें पता है कितना पायरुविक एसिड मिल रहा है, 2, क्या, कितने एटीपीज मिल रही है, 2 एटीपीज मिल रही है, कितना NADH, और क्या मिल रहा है हमें, वाटर मिल। तो EMP पाथवे बोला जाता है, क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट ने दी, 3 साइंटिस्ट ने,
इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये होगा ग्लाइकोलिसिस, इतना इजी है, बहुत इजी। अब आते हैं सेकंड स्टेप, दैट इज अ क्रेब साइकिल। और ये होता कहाँ पे, ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाँ, ये होता कहाँ पे, ये उसके आगे की स्टेप। ठीक है, अब ये होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे हो रहा बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी, ये सारी चीजें हमारी साइटोप्लाज्म में हुई, ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ पे गई, ये चीजें गई माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ पे गई, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये जो पाइरुवेट है, ये जो पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट क्या कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा हमें ये एसिटिल कोए में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट कर लिया बच्चा, फिर भी यहाँ पे लिख देती हूँ तुम्हें, पायरुविक एसिड हमारा इसने क्या कर लिया, एसिड को ए में कन्वर्ट, ठीक है। देखो ये में कन्वर्ट कर लिया एसिटिल को ए में, ठीक है, एसिटिल को ए, ठीक है। अब ये जो है, ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पे हो रही है। अब आगे जाते हैं हम। अब ये जो एसिटिल को है ये किस में जाएगा, साइक्लिक रिएक्शन में। कौन से इसमें, साइक्लिक, दैट इज अ सी ए। कौन सी, देखो यहाँ पे हम डायग्राम देखें, सी ए साइकिल में जाएगा, ठीक है। देखो पायरुविक एसिड आया, ये कन्वर्ट कर लिया एसिटिल को ए में, ठीक है, ये किस में गया, टीसीए में गया। ए से क्या बनता है, 3 मॉलिक्यूल हमें मिल रहे हैं NaDH के, तो और ये 3, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल मिल रहा है हमें FADH का, और 2 क्या मिल रहे हैं हमें, CO2। ये सारी चीजें किस में हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये साइक्लिक रिएक्शन में जाएगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 H2O NaDH2 FADH, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट है इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, इसको क्रेब साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है, TCA साइकिल भी बोला जाता है। ये हो गया आगे, ये डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करने आती है और एग्जाम्पल में पूछा जाता है। देखो तुम्हें याद रखना है, ये डबल मेम्ब्रेन निकालना है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा पायरुविक एसिड है, यहाँ तक ग्लाइकोलिसिस हुआ, ये एसिटिल माइटोकॉन्ड्रिया में आया तो एसिटिल कोए बना, ठीक है। उसके बाद ये कोए जो है ये में जाता है, TCA साइकिल में जाता है। TCA साइकिल में जाके वो कितना 3 NaDH बनाएगा और एक FADH, ठीक है, और 2 हमारे CO2 रिलीज, बस, और वाटर। ये चीजें तो हमें याद रखनी है, जरूरी है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ठीक है। ये जो बना है हमारा NaDH बना है और FADH2 बना है, ठीक है। ये तो ये हमारा NaDH है, ये कितना अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल देगा, 3 ATPs, और FADH कितना देगा, 2 ATPs। इसको ना बस ये कौन कितना मॉलिक्यूल दे रहा है इतना ही याद रखने की जरूरत है, बाकी पूरी चीजें नहीं याद रखना, ठीक है। बस अभी देख लो, इसके बाद देखने की भी जरूरत नहीं है, ये इतनी चीजें याद रख लो, ठीक है। फिर क्या बनता है, मोटर मॉलिक्यूल बनता है, और ये हो कहाँ पे रहा है, ये सारी चीजें हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया। ये होगी हमारी साइकिल, ठीक है, ATC चेन। अब आते हैं ATP करेंसी। अब हमें पता है कि ATP क्या है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म क्या है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो एडेनिन है इसमें क्या ज्वाइन हुए, फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन हुए, ठीक है। ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, 3 फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट बॉन्ड विद मोर एनर्जी। जितना ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप रहेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी। अगर मैं बात करती हूँ AMP मतलब एडेनिन मोनोफॉस्फेट, एनर्जी कितनी रहेगी, कम रहेगी। ADP की तो उससे थोड़ी ज्यादा रहेगी, ATP की उससे ज्यादा रहेगी। मतलब ये जो एनर्जी है इट डिपेंड्स ऑन द फॉस्फेट ग्रुप, है फॉस्फेट ग्रुप। जब एनर्जी चाहिए रहेगी तब ATP ADP में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक, ऐसे हमारी क्या बनेगी, एनर्जी में। जब एनर्जी करेंसी होगी, इमरजेंसी कंडीशन है। अब आते हैं एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, क्या, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। इसमें से याद रखना ये टर्म तुम्हें, कितना अमाउंट ऑफ ATP मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, 38 ATPs मिलती है। फाइनल प्रोडक्ट क्या है बच्चा, CO2 H2O मिलता है। एनर्जी एफिशिएंसी कहाँ से है, ठीक है, और कौन से चीजें, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स,
अब बात करेंगे फैट्स प्रोटीन। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि इससे भी हमें एनर्जी मिलती है, लिपिड्स हैं प्रोटीन। अब अगर मैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बात करती हूँ, लिपिड की मैं बात करती हूँ प्लस प्रोटीन, ये क्या होता है अमीनो एसिड, ठीक है। और ये किससे बनेंगे हमारे फैटी एसिड, एफ ए लिखती हूँ मैं, किससे बने फैटी एसिड। कौन सा एंजाइम एसिटिल कोएंजाइम। फिर उसके बाद तो हमें क्या, ये क्रेब साइकिल में जा रहा है, क्रेब साइकिल में जा रहा है और उससे क्या बन रहा है हमें मतलब एटीपी मिल रहा है। यही चीज दी। प्रोटीन कन्वर्ट अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बहुत सारी इससे मॉलिक्यूल से क्या बनेगा प्रोटीन बनेगा, बहुत सारे फैटी एसिड से क्या बनेगा हमारा लिपिड बनेगा। तो फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट होते हैं एसिटिल कोएंजाइम में, और कंप्लीटली ऑक्सीडेशन थ्रू द क्रेब साइकिल, और क्या मिलेगी ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया। बस इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना इजी है बच्चा। अब आते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी होगी एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब आते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। पहली स्टेप तो कॉमन है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप कॉमन है, दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में पहले मैंने बोल दिया ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना मतलब ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और ये इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू अदर कंपाउंड्स। जो हमारा पायरुविक एसिड होता है ना, किस में बन रहा है पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस में। ये जो पायरुविक एसिड है ये दूसरे कंपाउंड बनाता है, कौन से अगर मैं बात करूंगी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, जैसे ईस्ट में अल्कोहल बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा मसल में, ये चीज तुम्हें समझेगी कहाँ से, दोनों चीजें। अब पहले हमें पता है ग्लाइकोलिसिस, ये साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब इससे क्या बन रहा है पायरुवेट बन रहा है। पायरुवेट कितना मॉलिक्यूल है 3 मॉलिक्यूल। अब आते हैं यहाँ पे तीनों के बारे में बताया, एरोबिक भी बताया अनएरोबिक। क्या देखो ईस्ट में अगर हो रहा है, ईस्ट में क्या होगा छोटे जो माइक्रोब्स है ना उसमें वो परफॉर्म करेंगे अनएरोबिक, मतलब अपसेंस है या तो लैक है ऑक्सीजन, ठीक है। उस टाइम पे क्या परफॉर्म करेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये परफॉर्म करेगा, ये क्या मिलेगा इसका प्रोडक्ट, ये सारी चीजें किसमें हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ पे, ये माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे देखो अब इथेनॉल बनाया, CO2 बनाया और एनर्जी में एटीपी, बट कितना अमाउंट में 2 एटीपी बनती है। कितनी बनती है बच्चा 2 एटीपी। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को जरूरत होगी ऑक्सीजन की, बट उस टाइम पे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करेगा अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे कौन हमारी, ये कहाँ पे हो रहा है हमारी मसल सेल्स में, कहाँ पे हो रहा है हमारी मसल सेल्स में। अब ये मसल सेल्स क्या फॉर्म करेगी लैक्टिक एसिड को और एनर्जी, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पैर में जो क्रैम्प आता है ना वो किसके वजह से आता है बच्चा लैक्टिक एसिड की वजह से आता है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स होंगे हमारे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर यही बात हम एरोबिक करते हो तो हमें तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा, वाटर फॉर्म हो रहा, 38 80, ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में, बस इतना सिंपल है। देखो वही चीजें दी है। अब बहुत सारे मेनी बैक्टीरिया कांट लिव विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑब्लिगेट है वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे एनारोब्स बोलेंगे। तो ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन नहीं करते, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो वो क्या हो गया अनारोब्स। वाटर लॉक कंडीशन मतलब क्या, जहां पे बहुत ही सारा पानी है, ठीक है, ऐसे प्लांट जहां पे पूरा पानी भरा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में वो कैसे रेस्पिरेशन करेगा ना, तो उस कंडीशन में वाटर लॉक कंडीशन में क्या होगा वो परफॉर्म करते हैं अनारोबिक। अब अगर मैं मसल्स की बात कर रही हूँ, इंटेंसिव एक्सरसाइज अगर करते हैं ऑक्सीजन डिप्लीशन होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, उस टाइम पे हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड बनाती है, और यही हमारा क्रैम्प के लिए और टायर्डनेस के लिए। फिर ईस्ट के बारे में बात करूंगी, फर्मेंटेशन करके अल्कोहल एंड CO2। पूरा जो डाटा है मैंने वो फ्लो चार्ट में बना दिया है, ये भी अगर एग्जाम में लिख के आते हो तो तुम्हें कंफर्म मार्क मिले, ठीक है। अगर एरोबिक एंड अनएरोबिक एक्सप्लेन करने बोलते हैं बस इतना फ्लो चार्ट लिख के आना, बस मार्क मिल जाए, ठीक है। चलो अब आते हैं जो कोएंजाइम्स बुक में दिए हैं रेस्पिरेशन के टाइम, उसका फुल फॉर्म है एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कैरीज क्या है इलेक्ट्रॉन रेस्पिरेशन, और फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड
एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन TCA साइकिल। तो एंजाइम्स के बारे में हम यहाँ पे उसका फुल फॉर्म। अब आते हैं न्यूट्रिएंट के बारे में, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रिएंट। हम जो खाना खाते हैं, जैसे मैं अगर पिज्जा बर्गर खा लूँ उसमें मेरी बॉडी अच्छी रहेगी क्या? दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम प्रणय है और एक का नाम प्रणीता है, ठीक है। तो जो प्रणय है वो क्या करेगा, वो बहुत सारी हेल्दी चीजें खाता है, और प्रणीता जो है वो बहुत फास्ट फूड वगैरह खाती है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ दोनों में से हेल्दी कौन रहेगा? जो फास्ट फूड खाता है वो हेल्दी रहेगा, कि जो प्रॉपर रोटी सब्जी चपाती ये सारी चीजें जो भी है ये खाता है, दही वगैरह, तो कौन रहेगा? प्रणय हेल्दी रहेगा। तो बेटा ये क्यों हम बोल रहे हैं कि सिर्फ न्यूट्रिशन लेना हेल्दी नहीं होता है। न्यूट्रिशन मतलब क्या? इनटेक ऑफ फूड। क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। बट इसमें न्यूट्रिएंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? न्यूट्रिएंट होने चाहिए, न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर अ केमिकल सब्सटेंस। क्या है? केमिकल सब्सटेंस। क्या है? केमिकल सब्सटेंस। क्या देंगे? विच गिव्स अस एनर्जी। देंगे बच्चों एनर्जी। क्या? पिज्जा बर्गर से मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी, वही चीज अगर मैं चपाती रोटी खाऊंगी उससे मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट है। अब न्यूट्रिएंट कौन से होंगे? हमारे जो न्यूट्रिएंट है ये होते हैं दो टाइप्स के, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है, और जिससे थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है। अगर मैं बात करूंगी जैसे हमारे और न्यूट्रिएंट की, अगर मैं बात करूंगी जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्ब्स, फैट्स, वाटर। वाटर भी न्यूट्रिएंट में आता है, तुम्हें अगर पता नहीं होगा तो, ठीक है। उसके बाद अगर विटामिन की बात करूंगी और फाइबर्स की बात करूंगी, ये सारे क्या है? ये सारे न्यूट्रिएंट है, ये सारे न्यूट्रिएंट। अब ये जो न्यूट्रिएंट है कुछ ना कुछ तो देते होंगे हमारी बॉडी को, ठीक है। यही क्या देते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि पहला है प्रोटीन। पहले हमें क्या देखना है? प्रोटीन। अभी हमें सारे न्यूट्रिएंट के बारे में देखना, कौन से न्यूट्रिएंट का क्या चीज है और उससे हमें क्या मिल रहा है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे 1 मार्क के लिए, और इसमें से गिव रीजन भी आएगा, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगी किस पे आएगा और क्या आएगा, ठीक है। प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है ये बना है, पहली चीज है अमीनो एसिड से। देखो किससे बना है, क्या काम है, दो चीजें याद, ठीक है। एक तो क्या किससे बना है और उसका फंक्शन, बस इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। और अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? अगर 3 चीजें अगर तुम ध्यान में रखते हो ना तो तुम्हें पूरा इजी जाएगा। रटने की जरूरत ही नहीं है, बस समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो अब आते हैं अमीनो एसिड्स में, ठीक है। अब प्रोटीन जो है ये बना है अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड प्रोटीन फर्स्ट क्लास प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट अमीनो एसिड होते हैं। अब ये जो प्रोटीन है 2 टाइप के भी होते हैं, यहाँ पे दिया है नहीं पता, बट मेरे को 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो प्लांट प्रोटीन और दूसरा है एनिमल प्रोटीन। देखो प्लांट से जो मिल रहा है दैट इज अ प्लांट प्रोटीन, एनिमल से जो मिल रहा है दैट इज एनिमल प्रोटीन। सिंपल है, ठीक है। जो भी चीजें हम प्लांट से खा रहे हैं उससे जो प्रोटीन मिल रहा है वो प्लांट प्रोटीन हो गया, और एनिमल्स वाला एनिमल प्रोटीन। और आते हैं एनर्जी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना है? 4 किलो कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम। उसके बाद अमीनो एसिड एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाया ब्लड। ये अमीनो एसिड किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है। सेल प्रोड्यूस वेरियस नेसेसरी प्रोटीन फॉर द बॉडी फंक्शन, ठीक है। कौन से प्रोटीन होते हैं देखते हैं अभी, ठीक है। जैसे आप देखो कौन से इसेंशियल फंक्शन 3 है। 3 से कौन से सीक्रेट होते हैं? मेलानिन एंड केराटिन। बोन है कौन सा? ओसिन। प्रोटीन प्रोवाइड स्ट्रक्चर, क्या करता है? स्ट्रक्चर देता है भाई, ठीक है। अब बोन में प्रेजेंट है पैनक्रियाज, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, एंजाइम्स प्रोडक्शन। ट्रिप्सिन हमें ब्रेकडाउन के लिए चाहिए, इंसुलिन का है, डायबिटीज हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। मसल्स में एक्टिन, मायोसिन क्या देते हैं? फ्लेक्सिबल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन में हेल्प करते हैं बॉडी में, ठीक है। उसके बाद ब्लड में आता है हीमोग्लोबिन। तो बहुत हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज हमें मतलब जो भी एंजाइम्स है उससे मतलब जो भी डिसीजेस है उससे बचाने का काम करेगा। हीमोग्लोबिन हमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा।
ठीक है, इसको आके ऑक्सीजन बाइंड होता है और ये ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये है प्रोटीन। इनका ये स्किन में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, बोन में कौन सा है, इस पे आता है 1 मार्क। ठीक है, इसमें क्या आता है 1 मार्क। या तो आता है टेबल फॉर्म, क्या आता है टेबल फॉर्म। अगर ये प्रोटीन्स तुम्हें याद रखने हैं तो कैसे याद रखोगे, एस एम के, ठीक है, स्किन है तो एस एम के, के एम, जैसे तुम्हें एस एम के, ठीक है, बोन है तो बी ओ, बोन और ओसिन, ऐसे तुम याद रख सकते। ये करके जाना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन हर साल आता है। व्हाट हैपेंस एक्सेसिव प्रोटीन हुआ, देखो कोई भी चीज हमारे बॉडी में ना ज्यादा चाहिए ना कम। देखो लाइफ में ना बच्चा, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज को ना एक्सेसिव यूज करना है ना कम, ठीक है, उसको प्रॉपर यूज करना है। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ अति तिथे माती, ठीक है, मराठी में हम बोलते हैं कि अति तिथे माती, मतलब कोई भी चीज अगर हम बहुत ज्यादा अगर करेंगे ना तो उसके डिसएडवांटेज होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है तुम्हें लाइफ टाइम में। आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड अगर ज्यादा होंगे, इट्स नॉट स्टोर इन द बॉडी, फिर क्या होगा, ब्रोक डाउन होगा तो अमोनिया फॉर्म होगा, और अमोनिया क्या होता है, एलिमिनेट होता है हमारा डाइजेस्टिव, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज थ्रू ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर उसके बाद प्लांट प्रोड्यूस अमीनो एसिड फ्रॉम मिनरल्स दे नोवो, ठीक है, रिबिस्को इज एंजाइम टू मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर, इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, अब आते हैं फैट्स एंड लिपिड। ठीक है, पहला न्यूट्रिएंट तो हमारा खत्म होगा, दैट इज अ प्रोटीन। अब आते हैं फैट्स एंड लिपिड्स के बारे में। क्या है लिपिड्स, क्या है, फैटी एसिड से बनते हैं। जैसे प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनते हैं, वैसे लिपिड्स फैटी एसिड से बनते हैं, बस। उसके बाद अल्कोहल विद द स्पेसिफिक बॉन्ड, ये भी याद रखना। उसके बाद डाइजेशन कन्वर्ट्स लिपिड टू फैटी एसिड, जो भी हमारा डाइजेशन होता है वो हमारे जो लिपिड है उसको कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल। एनर्जी क्या कितना मिलती है, 9 किलो पर कैलोरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जहां जहां पे हाईलाइट कर रही हूँ वो पॉइंट्स तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोलिपिड इसेंशियल फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी ये क्वेश्चन आया था 2022 और 20 में कुछ, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनती है, वो बनती है फॉस्फोलिपिड से। क्या बनती है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है ना कहाँ पे होती है, सेल की आउटर कवरिंग, ठीक है, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, चलो आगे। यूज फॉर द हार्मोन, जैसे अगर हम बात करें प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सारे हॉर्मोन्स की चाहिए, ये सारे रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स है। आगे ये कहाँ पे स्टोर होता है, डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी आफ्टर एब्जॉर्प्शन। एक्सॉन तो हमारी नर्व सेल है, ठीक है, नर्व सेल जिसको न्यूरॉन भी बोलते हैं हम। एक्सेसिव लिपिड एडिपोज टिश्यूज में, इन कनेक्टिव टिश्यूज, एडिपोज कनेक्टिव स्टोर किया जाता है। एनर्जी प्रोलॉन्ग्ड यूज के लिए रिजर्व किया जाता है लिपिड को, और कुछ इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है जो एनिमल से वो। ठीक है, अब आते कार्बोहाइड्रेट, थर्ड न्यूट्रिएंट। ठीक है, तीसरा न्यूट्रिएंट। लिपिड में तुम्हें इतनी सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, लिपिड में तुम्हें बस ये वाला पॉइंट याद रखने, ठीक है, जिसमें मैंने हाईलाइट। प्रोटीन में तुम्हें ये भी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा एग्जाम में आता है टेबल के फॉर्म में, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हें ऐसे ही एग्जाम के क्वेश्चन चाहिए, तुम्हारी जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पूरा वीडियो देखो, तुम्हें उसमें सारी चीजें मैं बताऊंगी डिटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट स्टोर एज अ ग्लाइकोजन। ठीक है, इन एनिमल सेल स्टोर होता है लीवर एंड मसल में बच्चा। रेडिली कन्वर्ट ग्लूकोज में, व्हेन हमें एनर्जी चाहिए रहेगी तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी में। प्रोवाइड क्विक एनर्जी ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटीज। मेन सोर्स क्या है, सेलुलर एनर्जी, ग्लूकोज का, ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी दे रहा है। फिर आता है विटामिन। आजकल विटामिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमें। ठीक है, विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारे डिसीज होते हैं। देखो मुझे चश्मा लगा है, ये भी विटामिन की कमी से ही है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिसीज। इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जैसे अगर फैट सोल्यूबल अगर हम बात करेंगे, फैट सोल्यूबल मतलब कौन से, तो फैट सोल्यूबल रहेंगे, जैसे ए डी ए विटामिन है। वाटर सोल्यूबल जो वाटर में एब्जॉर्ब हो सकते हो, राइबोफ्लेविन B2,
फॉर एफएडीएच प्रोडक्शन, ये चाहिए रहेगा। उसके बाद बी, ये इम्पोर्टेंट है 2 पॉइंट, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं वाटर, ये बहुत ज्यादा इस पे गिव रीजन वाला कुछ, ठीक है। अब वाटर मोस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट, अगर हमारे बॉडी में वाटर नहीं होता तो देखो ज्यादा से ज्यादा 65 to 70% वाटर हमारे बॉडी में है। ईच सेल कंटेन 70% वाटर बाय द वेट, प्लाज्मा कंटेन 90। अब प्लाज्मा क्या है? ब्लड जो है ये 2 हिस्से बना है, एक तो हमारा प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल। ब्लड सेल में सारी आ जाती है, WBCs, RBC एंड प्लेटलेट, ठीक है। तो ये प्लाज्मा जो है हमारा, ये बना है बच्चा वाटर से, 90% वाटर। अगर तुम्हें क्वेश्चन आया कि प्लाज्मा में कितना अमाउंट ऑफ वाटर होता है तो क्या रहेगा? 90%, ठीक है। स्मॉल लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड सेल, बॉडी फंक्शनिंग, इसेंशियल फॉर ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, सारी मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन के लिए जरूरी है। विद द हेल्प ऑफ वाटर हमारे बॉडी के बाहर जो वेस्टेड सामान है वो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सारा वाटर इम्पोर्टेंट। अब डाइटरी फाइबर्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी कैन बी डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन, हेल्प डाइजेशन फॉर अदर सब्सटेंस, बाकी चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है। डाइजेशन एंड अनडाइजेस्टेड मटेरियल एड, ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसमें काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद लीफी वेजिटेबल कहाँ से मिलता है हमें? अगर हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, वो जैसे आपल्या घरी मेथीची भाजी आणि पातूरची भाजी ह्या सगळ्या भाज्या असतात ना, त्या लीफी व्हेजिटेबल, ठीक आहे। त्यानंतर फ्रुट्स, वेजिटेबल्स आणि इम्पॉर्टंट आहे हम आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीमसाठी, ठीक आहे। तर काय बच्चा? डायटरी फाइबर्स। अब आते सेल डिवीजन। अभी तक जो हमारा पोर्शन था दैट इज जो हमारे पूरे बॉडी से रिलेटेड था। रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन कौन सा है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हम अभी तक बात कर रहे थे एनर्जी, ठीक है। एनर्जी में आता है रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन कौन परफॉर्म करता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन? रेस्पिरेटरी। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए एक डायग्राम दी है तुम्हारी बुक में, वो तुम्हारा होमवर्क है। जो भी बच्चा वो होमवर्क करता है वो कमेंट में कर देना, ठीक है, कि मैम हमने होमवर्क कर लिया है करके। ओके बच्चा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। अब ये जो सेल डिवीजन है ये क्यों चाहिए? एक बहुत इसेंशियल है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में ग्रोथ हो रही है, ये किससे पता चल रहा है? ये सेल डिवीजन से पता हो रहा है, ठीक है। ये किससे होता है? सेल डिवीजन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय द एग्जिस्टिंग वन, सेल डिवीजन से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड डेवलप, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी डैमेज इंजर्ड टिश्यूज, अगर हमें कुछ लग जाता है खेलते टाइम तो उसके कुछ दिन बाद हमारी स्किन नॉर्मल हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? ये सारी चीजें क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। अगर हमारे बॉडी में सेल डिवीजन नहीं होती तो होता था क्या? नहीं। देखो मैंने जैसे बोला हर एक चीज ना लिमिट में होनी चाहिए, बोला कि नहीं। तो अगर ये बहुत ज्यादा होती है, अनवांटेड होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड होती है तो डिसीज भी होती है, कैंसर, ठीक है। तो ये भी एक चीज ध्यान में रखना, ओके। तुम्हारी बुक में नहीं दी है बट जनरली टॉपिक चल रहा था तो मैंने बताया। तो 2 टाइप की सेल डिवीजन होती है, एक तो माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। सबसे हम पहले हमें बताया कि ये सारी चीजें, इसमें क्रोमोसोम का क्या फंक्शन तो बताऊंगी। देखो 2n हमें पता है क्रोमोसोम है या सेल है, इसका यहाँ पे क्या होगा? तो बट अगर मियोसिस की बात हो, ये होगा माइटोसिस। ये जो होती है ये हमारी किसमें होती है? स्टेम सेल में या सोमैटिक सेल में। ये कहाँ पे होता है? सोमैटिक सेल में वगैरह। बट मियोसिस होती है हमारी जर्म से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, ठीक है। यहाँ पे होता है डिप्लीकेशन, हो गया यहाँ पे ये। तो दिस इज अ मियोसिस। क्या है बच्चा? यहाँ पे तो मैं दिख रहा है रिडक्शनल डिवीजन हो रही है, लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2n है, यहाँ पे कितनी डॉटर सेल बन रही है? 4 डॉटर सेल बन रही है, यहाँ पे 2 डॉटर सेल बन रही है। तो ये होती है माइटोसिस, काम करती है सेल डिवीजन के, रिप्रोडक्टिव चीजों के लिए मियोसिस, ठीक है। और अभी ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये आता है ड्रॉ करने के लिए। अब देखो बीच में है दैट इज अ सेंट्रोमियर। क्या है ये? सेंट्रोमियर, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगी 2 आर्म है, लॉन्ग और शॉर्ट आर्म बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा होगा पी आर्म और ये हमारा होगा क्यू आर्म,
क्या, और ये हमारा क्या है भाई, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यही तो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके क्या डी, क्या, तो ये हो गया हमारा पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पहली सेल डिवीजन, दैट इज द माइटोसिस। किसमें होती है, सोमैटिक सेल में होती है और स्टेम सेल में होती है। मैंने बहुत शॉर्ट में ये चीजों को किया है, ठीक है, कि किस में होता है, क्या काम है, बस उतनी ही चीज है, जितना एग्जाम ओरिएंटेड है उतनी ही चीजें मैंने लाई है तुम्हारे लिए, ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं, इसमें दो मेन डिवीजन है। अब ये हमें पता ही है कि अगर मैं बात करूंगी, सेल है, क्या, सेल को तोड़ना है, ब्रेक करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो चीजें होगी, अंदर हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये हमारा क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। तो दो स्टेप में होगा ना, साइटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन होगा, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होगा। इसी टर्म को हमने दो चीजें, एक तो साइटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन हो गया तो साइटोकाइनोसिस हो गया, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चा, क्रायोकाइनोसिस हो गया, क्रायोकाइनोसिस एंड साइटोकाइनोसिस, बस इतना। अब जो ये क्रायोकाइनोसिस है, मतलब क्या, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन है, ये 4 स्टेप में होता है। पहली स्टेप है हमारी प्रोफेज, सेकंड है एनाफेज, थर्ड है सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज, फोर्थ है टीलोफेज, ठीक है। फिर हमारा साइटोकाइनोसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, 2 सेल में होता है, 2 डॉटर सेल फॉर्म होती है। अब ये क्यों जरूरी है, मैंने पहले बता, ग्रोथ के लिए, फंक्शन क्या है, क्यों इसेंशियल है, ये लिखना भूलना नहीं एग्जाम में। इसेंशियल फॉर ग्रोथ, वुंड हीलिंग, ब्लड सेल, तीनों फंक्शन हो गए, ठीक है। अब देखो क्या है, पहली फेज है प्रोफेज, क्या, हमारी सेल है समझो, ठीक है, पहला फेज है प्रोफेज। में क्या होगा, हमारा क्रोमोसोम के जो थ्रेड है, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर जो हमें बोले, वो पसरे हुए रहेंगे एक सेल में, या फैले हुए रहेंगे। पहले क्रोमोसोम कंडेंसेशन हो, ठीक है, मतलब अगर हम बात करेंगे, ये सेल है, यहाँ पे हमारे क्रोमैटिन मटेरियल ऐसे स्प्रेड है, क्या होंगे, कंडेंस होंगे, पास में आएंगे, गुच्छा बनेगा, ठीक है, तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन होगा। सिस्टर क्रोमैटिन बिकम्स क्लियरली विजिबल, ठीक है, देखो सिस्टर क्रोमैटिन क्लियरली विजिबल होगी। 2 सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, ठीक है, तो सेंट्रियोल होंगे, 2 अपोजिट पोल में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट होगी, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होगी। अगर ये सेल है, यही सेल से इसको ही तोड़ना है हम, तो यहाँ पे जो भी मटेरियल है वो तो टूटेगा, ठीक है, तोड़ने की बातें कर रहे हैं अभी हम सारी चीजें, ठीक है, सेल में। तो ये होगा हमारा, यहाँ पे होगा हमारा प्रोफेज में, और न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रोफेज। इसमें अगर क्वेश्चन आता भी है, सिर्फ 2 फेज के बारे में लिखना आता है, या तो फिर मियोसिस एंड माइटोसिस का डिफरेंस, और कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। चलो अब आते हैं मेटाफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डी, कहाँ पे होने लगी थी, यहाँ पे कंप्लीटली डी, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस एंड क्लियरली विजिबल, है। और उसके बाद सिस्टर क्रोमैटिन आर डिस्टिंक्ट, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल, देखो, है? उसके बाद स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर एंड क्रोमोसोम टू द सेंट्रोमियर, ठीक है, ये देखो डायग्राम, यहाँ पे इक्वेटोरियल फेज। अब आता है एनाफेज, अब सेंट्रोमियर स्प्लिट, सिस्टर क्रोमैटिन सेपरेट हो जाएंगी, यहाँ पे देखो 2 सिस्टर क्रोमैटिन सेपरेट हो रही है। उसके बाद स्पिंडल फाइबर क्रोमैटिन इन द अपोजिट साइड में, ऐसे अपोजिट साइड में वो किया जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, एक मिनट, अगर मैं बात करती हूँ, सेपरेट क्रोमैटिन, डॉटर सेल 2 बन जाएगी, क्रोमोसोम अपीयर बनाना शेप पाई, ठीक है। उसके बाद इक्वल सेट अपोजिट पोल्स में आ जाएंगे। अब लास्ट फेज, 2 फेज, यहाँ पे पूरा हो जाएगा, क्रोमोसोम इन थ्रेड लाइक इनविजिबल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म एंड अराउंड इट सेट, 2 डॉटर सेल न्यूक्लियर फॉर्म हो जाएंगे, 2 डॉटर सेल न्यूक्लियर बन गई हमारी, न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाएगा, सारी चीजें प्रॉपर क्रायोकाइनेसिस कंप्लीट, है। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज द साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, 2 डॉटर सेल बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें एनिमल सेल जो है, ठीक है, अगर मैं प्लांट सेल की बात करती हूँ, प्लेटफॉर्म,
फॉर्म करती है, इसमें प्लांट सेल में, और अगर मैं एनिमल सेल की बात करूंगी ऐसा फेरो फॉर्म करेगा, ऐसा नहीं कि बीच में फोरो फॉर्म ये पूरी, यहाँ पे ऐसा फेरो फॉर्म नॉच फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये होता है एनिमल सेल। तो इम्पोर्टेंस क्या है, इसेंशियल फॉर ग्रोथ, वुंड हीलिंग, फिर से वही पॉइंट है, बट वॉर्न आउट, और हेल्प फॉर द ब्लड से फंक्शंस है जो पहले स्लाइड में। अब आते हैं मियोसिस, लास्ट वन, सेकेंड सेल डिवीजन। अब ये होती है जर्म सेल में, उसके बाद 2 स्टेज होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। पहला मैंने बताया था, पहले फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे मियोसिस 1, सेकेंड होगा मियोसिस। अब देखो, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेटेड क्रॉसिंग ओवर द ऑकस, ठीक है। और मियोसिस 2 में क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिन सेपरेट हो जाएंगी, रिजल्ट क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। देखो एक 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, ठीक है, 1 डिप्लॉइड सेल से एक सेल है, यहाँ पे 4 सेल, ठीक है। तो ये है हमारा मियोसिस। अब मियोसिस में ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, देखो मैंने फिर भी बताया 2 डॉटर सेल कंटेनिंग 22 पेयर, वैसे तो 23 पेयर्स होते हैं ना, तो 22 + 1 होता है, तो 1 इज अ सेक्स क्रोमोसोम, और बाकी के जो रहते हैं वो ऑटोसोम, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा, अब यहाँ पे 2 जेनेटिक मटेरियल, मतलब मदर एंड फादर का, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, बिटवीन क्रोमोसोम। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो वेरिएशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इसका गैमेट का ये हो रहा है, तो ये हो रही है मियोसिस, जेनेटिकली डिफरेंट रहेंगे, और जेनेटिकली वेरिएशन भी आएगा ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन। ये आती है मियोसिस, बाकी सारी प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज सेम रहेगी, ठीक है। ये पहली है मियोसिस 1, जिसमें क्या होगा, प्रोफेज 1 होगी, बाकी यहाँ पे मियोसिस 2 जिसमें साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे सारी चीजें सेम ही है। हैप्लॉइड सेल में 4 डॉटर सेल बनती, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी, यहाँ पे हमारी इंटरफेज होती है, हमारा जो प्रोफेज है उसके पहले का फेज को हम इंटरफेज बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं है। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, 2 डॉटर सेल बन रही है, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा, और जाके 4 डॉटर, सेम चीजें हो रही, न्यूक्लियस है, क्रायोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस, सारी चीजें। तो दिस इज हाउ हमारा मियोसिस। ऐसे और वीडियोस के लिए बच्चों जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और इतना तुम्हारी मैम मेहनत कर रही है तो लाइक तो बनता है, जल्दी से जल्दी लाइक कर लो और कमेंट। जय महाराष्ट्र, बाय बाय, सी यू।